नमस्कार, मैं पुष्पराज सिंह राणा डिजाइन हलचल के लिए एक शख्सियत से सुलगते सवाल कार्यक्रम लेकर हाजिर हो रहा हूं। प्रति बुधवार शुरू होने वाले इस कार्यक्रम का पहला एपिसोड मैं मंदसौर के बड़ी शख्सियत के साथ आपका सुलगते सवाल पूछूंगा। इसमें मैं पहले बताऊं उस शख्सियत के बारे में, तो ये बताना उचित होगा कि जो शख्सियत आज हमारे स्टूडियो में है वह अपने परिचय का मोहताज नहीं है। इसके बावजूद भी मेरा दायित्व है कि मैं दर्शकों को इस शख्सियत के बारे में रूबरू कराऊं। यह शख्सियत है मंदसौर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक विपिन जी जैन साहब। विपिन जैन साहब ने एक छोटे से गांव दलोदा चौपाटी से अपना सफर शुरू किया। ये वहां के छोटे से गांव के सरपंच रहे और सरपंची कार्यकाल में उन्होंने न केवल गांव की दिशा बदली, वरन उन्हें अपने नवाचार से पूरे राष्ट्रीय क्षितिज पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई। न केवल अपनी पहचान बनाई, वरन दलोदा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान दी। ऐसी ही शख्सियत आज भारतीय जनता पार्टी के जहां 163 विधायक है उन प्रदेश में, उनमें से आज मंदसौर विधानसभा जो भाजपा गढ़ माना जाता है, उसमें ये अपनी लोकप्रियता के दम पर अपने कार्यकर्ताओं के स्नेह से ये आज विधायक चुने गए हैं और ये विधायक आज हमारे बीच में है। हम इनसे कुछ सुलगते सवाल पूछेंगे। आइए मैं आपकी भेंट कराता हूं विपिन जैन साहब से। नमस्कार विधायक जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। धन्यवाद। विधायक जी, वैसे तो आप काफी लोकप्रिय हैं और लोकप्रियता का जब जहां एक और लोकप्रिय होते हैं तो वहीं कई चर्चाएं भी होती है, कहीं पॉजिटिव बातें आती हैं, कहीं नेगेटिव बातें आती हैं। क्योंकि आप एक मंदसौर के एक बड़े चेहरे को पराजित कर यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विधायक बने हैं, तो निश्चित तौर पर कई सुलगते सवाल शहर के बीच में हैं, विपक्ष के बीच में हैं, पक्ष के बीच में हैं। तो मैं आपसे ये कुछ सुलगते सवाल आपके बीच में रख रहा हूँ, तो मुझे आशा है कि आप उसके पूरी निष्पक्षता से, दमदारी से उत्तर देंगे। आपका एक हालांकि ये बात सही है कि आप एक डायनेमिक चेहरे हैं, आप काफ़ी पॉपुलर हैं और इस कभी कभी ज़्यादा पॉपुलरिटी का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो मैं आपसे सबसे बड़े ये पूछना चाहूँगा कि मंदसौर विधानसभा में जहां चारों तरफ 15 साल से एक पार्टी के विधायक रहे हैं और अब आप विधायक चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में विजयी हुए हैं, तो क्या ये एक मजबूरी है कि आप कोई ठोस योजना का क्रियान्वयन नहीं कर पाए? क्योंकि मंदसौर विधानसभा में यूं तो विकास सतत प्रयत्न से सतत प्रक्रिया चलती है, पर ऐसी यदि आपके कार्यकाल में ऐसी कोई ठोस बड़ी योजना जो धरातल पर नहीं उतरी है, तो क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को 21-22 महीने अभी विधायक बने हुए हैं और आपका जो सवाल है कि मंदसौर प्रॉपर को लेके कोई ठोस कार्य योजना या ऐसा कोई बड़ा विकास कार्य नहीं दिखा, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मंदसौर विधानसभा में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैंने सबसे प्रॉमिस भी किया था और वादा किया था शिवना मैया को लेके। और आपने देखा होगा कि हम 1 मई से शिवना में कार्य कर रहे हैं और उसमें जो वो प्रदूषित है उसको क्लीन करने का काम कर रहे हैं और कम से कम 25,000 लोगों ने 69 दिन से हम लगातार उसमें काम कर रहे हैं। 25,000 लोगों का उसमें सहयोग मिला हमको। और शिवना नदी के आसपास कई सारे अभी प्रोजेक्ट भी स्वीकृत हुए हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, एक मंदसौर जो बाईपास है, बाईपास से नालचा माता होते हुए, खिलचीपुरा होते हुए भगवान पशुपतिनाथ 32-33 करोड़ का 4 लाइन स्वीकृत हुआ है और वो उसका टेंडर भी लग गया, तो बहुत जल्द एक तो वो बनने वाला है। दूसरा, पशुपतिनाथ लोक का काम चल रहा है, पहले चरण का कार्य पूर्ण होने वाला है, दूसरे चरण की भी राशि के हम प्रयास कर रहे हैं कि हमको मिल जाए। एक अंबेडकर चौराहे से कास्का रेस्टोरेंट होते हुए बड़ी पुल तक जो अभी रोड है वो सकड़ी रोड है और अभी आपने देखा होगा कि कई गाड़ियां भी नदी के अंदर गिर गई है।
तो उसके लिए मैंने प्रयास किया था, तो वो भी हमारा स्वीकृत हो गया है। 8 करोड़ के आसपास का है, उसका भी टेंडर लग गया, तो बहुत जल्द वो रोड भी बन जाएगा। एक शिवनाथ सौंदर्यीकरण का वो सबसे पहला पत्र मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी को था, और वो प्रोजेक्ट भी करीब करीब स्वीकृत हो चुका है, और नगर पालिका के माध्यम से वो काम होगा। तो 13 करोड़ के आसपास का बजट है, जिसमें ये जो किला रोड है इसके अंदर पूरा रिवॉल्विंग वाल बनेगी किला रोड के उधर, और सौंदर्यीकरण होगा। पशुपतिनाथ जी के मंदिर के सामने एक घाट बनेगा, एक छोटी पुल के सामने जो घाट है उतने ही घाट हमारे इधर बनेंगे। तो ये सारी करीब करीब योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है। एक कास्कर रेस्टोरेंट से हमने नदी के ऊपर पुल मांगा था, तो उम्मीद है कि बहुत जल्द वो भी हमारा स्वीकृत हो जाएगा। मंदसौर की एक बहुत बड़ी समस्या है काला खेत की समस्या। शिक्षा विभाग की जमीन पर नगर पालिका और इनने 145 दुकानों का निर्माण किया था, और जो उससे पैसा आना था उससे कालाखाद स्टेडियम का इंडोर गेम्स के लिए निर्माण करने की योजना थी। ये 2003 के आसपास की योजना थी। 2003 में 108 दुकानों के आसपास वहाँ पर बनी और नीलाम हुई, लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा कि 2003 से ही वर्ग विशेष का चारों तरफ कब्जा है, और मैं 1.5-2 साल से प्रयास कर रहा था कि इसको विधानसभा में जब भी सदन चलता है मैं इसको तारांकित प्रश्न में लगाता था। तो आपने देखा होगा कि अभी मेरा प्रश्न लग भी गया था और उस पर चर्चा भी हुई, और सरकार ने खुद ने माना है कि वहाँ पे वास्तविक में अतिक्रमण है। बहुत से व्यापारियों की दुकानों के अंदर भी जो वहाँ रहते हैं झोपड़ी बना के उनने कब्जा कर रखा है। तो ये 20 साल से ये समस्या खड़ी है मंदसौर के अंदर। जिन दुकानदारों ने पैसा देके दुकान खरीदी उनका क्या दोष है? और इस समस्या का हल करने का अभी तक किसी ने प्रयास नहीं किया, और मैं 1.5 साल से उसके अंदर लगा हुआ हूँ। विधानसभा में मैंने प्रश्न उठाया, माननीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी ने मुझे आश्वस्त किया कि बारिश के बाद हम ये जो समुदाय है इनको कहीं ना कहीं जमीन देके शिफ्ट करेंगे। और मेरी भी मांग थी कि ये भी खुले में कब तक खुली छत के नीचे रहेंगे, इनके भी बीवी बच्चे परिवार है, तो इनको कहीं जमीन दे दी जाए। हम करोड़ों ही प्रधानमंत्री आवास बना रहे हैं, तो 10-20 प्रधानमंत्री आवास क्या इनको नहीं दे सकते हैं? तो मंत्री जी ने ये माना भी था, और आपने भी देखा होगा। उसके बाद अभी मुझे पता चला है कि शायद नगर पालिका द्वारा वहाँ सर्वे भी किया गया था, और रिपोर्ट बना के राज्य शासन को भेजी है, और शायद अभी एसडीएम ने सबको नोटिस भी दिए हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इनको भी जो वहाँ रह रहे हैं इनको कहीं जमीन मिल जाए। और जो गंदगी, कालाखेत मेरे हिसाब से मंदसौर का हृदय स्थल है, और जो वहाँ गंदगी है आपने देखा होगा कि अभी जो स्वच्छता में हमारी रैंकिंग हुई उसमें हम लास्ट ईयर से भी इस बार डाउन गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये जब रैंकिंग होती है, तो जब हमारा मेन हृदय स्थल को जो भी टीम आती है और देखती है, तो उससे नंबर तो कम मिलते ही मिलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस समस्या से निदान मिल जाएगा, और कालाखेत स्टेडियम बहुत अच्छा ग्राउंड वहाँ पे बन जाएगा। वहाँ 45 दुकानों का निर्माण और होना है, अगर उसका भी जो पैसा आएगा तो वो वहाँ लगेगा, तो ये इलाका भी एक अच्छा हो जाएगा, ऐसा पूरा प्रयास है। और सरकार ने आश्वासन दिया था, देखते हैं इस विधानसभा के बाद, नहीं तो फिर प्रदर्शन करेंगे, धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। समस्या तो इनको खत्म करनी ही पड़ेगी। विधायक जी, निश्चित तौर पर आपने जो कालाखेत की समस्या न केवल उठाई विधानसभा में, वरन इस समस्या के निराकरण के लिए आप सतत प्रयासरत हैं। और मैंने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि विधानसभा में मंत्री जी को स्वीकार करना पड़ा कि अतिक्रमण है, और उन्होंने समस्या के निराकरण के लिए ठोस एक वादा भी किया है। तो मुझे लगता है कि इसमें आप सफल रहे हैं, और आने वाले समय में आप इस समस्या का निराकरण करेंगे। लेकिन बात आपने शिवनाथ शुद्धिकरण की कही है, आप पे आरोप है कि आप ये शिवनाथ के शुद्धिकरण के नाम पे अपने के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ले जाते हैं, 5-50 कार्यकर्ताओं को ले जा जोड़ते हैं, और शिवनाथ शुद्धिकरण सफाई काम करते हैं, जबकि करोड़ों की योजना शिवनाथ शुद्धिकरण के लिए क्रियान्वित हो रही है। आपने उस पर क्यों नहीं इतना ध्यान दिया कि ये योजना ठोस धरातल पर उतरे? उसमें कहीं मीडिया में भी आया कि ये जो योजना है शिवनाथ शुद्धिकरण के लिए बनेगी योजना, वो उसमें पाइप जो है वो निश्चित गहराई में नहीं लगे हैं, उसमें जो उपकरण लगाने थे वो उच्च क्वालिटी के नहीं लगे हैं, उसमें पाइप लगे हैं वो पाइप उच्च क्वालिटी के नहीं है। वो जो कार्य योजना है उसमें कई असमानताएं, कई विसंगतियां हैं, कई अनियमितता है।
उसको आपने क्यों नहीं ठोस उठाया, उस समस्या को नहीं उठाते हुए बरए आपने केवल शिवनाथ शुद्धिकरण। हालांकि जनता ने सराह रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है कि आपने जो काम किया और सतत, कभी अभी तक तो क्या महीने 1.5 महीने तक कोई प्रयास होता था, आप लगातार 6 महीने तक इस समस्या का निराकरण करने के लिए, पर आप पे आरोप है कि यह सतही प्रयास है, गंभीर प्रयास नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सरकार की कोई भी योजना अगर बनती है और उसमें अगर जन भागीदारी भी सम्मिलित हो जाती है तो वो योजना बहुत ज़्यादा अच्छे से क्रियान्वित होती है। शिवनाथ शुद्धिकरण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है मेरे लिए। मैं जिस दिन शिवना नदी के अंदर श्रमदान करने के लिए गया था, उस दिन मैंने हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि है, उनको भी आमंत्रित किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी को आमंत्रित किया। मैंने आरएसएस के कार्यालय में भी पत्र भेजा कि आप भी श्रमदान करने आइए। मैं आप खुद पत्रकार संघ के अध्यक्ष है, आपको लेटर भेजा। जितने भी समाज सेवी संस्था है उन सबको हमने पत्र भेजा है। तो इसमें राजनीति तो हुई नहीं। और आपने देखा होगा कि कम से कम 25,000 के आसपास लोग उसमें श्रमदान करने आए। उसमें महिलाएं भी आई है, पुरुष भी आए हैं, स्कूल के बच्चे भी आए हैं। तो ये सारे स्वप्रेरणा से आए, ना कि मेरे किसी राजनीति के कारण के मैं विधायक हूं, विधायक बुला रहे हैं इसलिए आए। उन सबकी भावना है, उसमें सारे समाज के लोग आए। वो सब चाहते हैं, मंदसौर के नागरिक चाहते हैं, मंदसौर के नागरिक के अलावा आसपास के लोग भी आए, महिलाएं आई। और वो उन्होंने, जब शिवना के अंदर हम सफाई कर रहे थे, पूरे मंदसौर का गंदा पानी उसके अंदर था। हमने जो सफाई की वो गंदे नाले के अंदर ही की, इस टाइप की नदी बना रखी थी इनने। और 650 ट्राली के आसपास गंदगी उसमें हाथ से निकाली हमने। और गंदगी की किस टाइप की है, लोगों ने उसके अंदर कपड़े भी डाल रखे, लोगों ने उसके अंदर भगवान भी डाल रखे, लोगों ने उसके अंदर तस्वीरें डाल रखी, थर्माकोल डाल रखी, उसके अंदर से कट्टे भर भर के जो धार्मिक पुस्तकें हैं वो फेंक रखी। जो शिवना के अंदर हम जब छोटी पुल पे जाते थे और बदबू आती थी, वो बदबू आज नहीं आती, हमने उसको निकाला है। और जो आप कह रहे हैं कि शिवना के अंदर 29 करोड़ की योजना बनी, बिल्कुल 1001% मेरे आने से पहले ही वो योजना बनी थी। मैं कोई श्रेय लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो योजना बन गई और जो चल रही है अब उसको मैं बदल नहीं सकता हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जो योजना चल रही है उस पर मैं पूरा ध्यान लगाया हुआ हूं। लेकिन वो जो योजना बन गई है, अब वो पाइपलाइन का काम है, वो सारा इनका कितने डाये का पाइप डलेगा, कहां से वो लाइन जाएगी, ये सारा तय हो गया था। और मैं जब विधायक बना उसमें बहुत कुछ हो भी चुका था। तो अब उसको तो हम बदल नहीं सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऑलरेडी सैंक्शन हो सकता है। लेकिन हाँ, उसमें घटिया काम नहीं हो, उसके लिए जिस दिन से विधायक बना मैं जवाबदार हूं। मैं डेली जाता हूं। मैं आज सुबह की बात बता देता हूं कि आज ही किसी पत्रकार ने, एक वहां गंदा लारा मिल रहा था, उसने लाइव चलाया। लाइव चलाने के बाद मैंने 5 मिनट बाद उस ठेकेदार को फोन किया। मैंने कहा कि भैया बारिश खत्म हो गई है, नदी का पानी भी कम हो गया है, सबसे पहले वो नाला डाइवर्ट करना। और मैं आधे घंटे के बाद उसने उस नाले को डाइवर्ट किया और मुझे वीडियो बना के डाला। और मैं ये छोटी छोटी बातें इसलिए जनता के सामने भी नहीं बताता हूं कि ये तो मेरा दायित्व है। आजकल क्या हो गया, कोई भी जाएगा ना, जरा सा कुछ करेगा ना, वो देगा वीडियो बना के डालेगा ना, सोशल मीडिया पे डालेगा ना। तो ये चीजें जिसको करना है वो करे, पर मेरा दायित्व है कि छोटे छोटे काम जो हम करते हैं वो हमारा दायित्व है और हमको करना चाहिए। शहर के नागरिकों ने हमको जवाबदारी दी तो मैं उस दायित्व का निर्वाह करता हूं। तो इन छोटी छोटी चीजों को मैं हर बार पत्रकारों को बताना, या छोटी सी किसी को एक चिट्ठी लिख दी है तो उसको पेपर में डालना कि ये एक विधायक को शोभा नहीं देता है। तो सर, आपने भी जो कोई योजना बताई कि ये कास्कर होटल से जब बड़ी पुलिया बड़ी बनेगी, कास्कर होटल से एक भगवान पशुपतिनाथ पहुंच मार्ग यहाँ तक के नालचा माता रोड के तक चौड़ीकरण होगा, तो ये तो आप पे आरोप है कि ये योजना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल की है। और भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि ये योजना हमारे पूर्व में यह थी, स्वीकृति थी पहले से। और अभी सीएस के मध्य में जो योजना बन रही है, इसमें तो सीएस का आपका अपना क्या रोल रहा है? ये पूरी योजनाओं को आपने श्रेय क्यों लेते हैं? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जिसकी सरकार होगी पैसा तो वही देगा। मेरे को पैसा कौन देगा? डॉक्टर मोहन यादव जी देंगे, जगदीश देवड़ा जी देंगे, वो वित्त मंत्री है। मैंने जितनी भी ये योजना स्वीकृत की, मैंने धन्यवाद भी उन्हीं को दिया है। कोई भी विधायक हो, आप दूसरा विधायक भी किसको धन्यवाद देगा? मुख्यमंत्री जी को ही देगा। तो मैं तो खुद ही कह रहा हूं कि सरकार उनकी है, लेकिन प्रयास तो करने पड़ते हैं ना। सीएस तो पहले भी आया था, ठीक है, तो पहले क्यों नहीं ये सीएस मत में इनने ये स्वीकृत करवाए? मैं प्रूफ बताता हूं। मेरे लेटर पे कार्रवाई हुई, मैंने सोशल मीडिया पे भी मेरे लेटर डाले थे। और रही बात सीएस की,
तो सिंहस्थ की मत जो खुली है वो तो इस विधानसभा चुनाव के बाद खुली है ना, उसके बाद हमसे प्रस्ताव मांगे और हमने प्रस्ताव दिए। तो मैं ये तो कहीं नहीं कि मैंने मेरी विधायक निधि से कराई, लेकिन प्रयास तो हमने किए। और अब मैं बता देता हूं कि अगर मंदसौर विधानसभा में कोई भी राशि आती है तो वो तो विधायक के खाते में ही जाना चाहिए ना। सेंट्रल से आती है तो सांसद जी के खाते में जाती है। तो सर, आप पे ये भी आरोप है कि आपने कलेक्टर के द्वारा पहल की गई पार्किंग की व्यवस्था की है कि वो ऑटोमेटिक पार्किंग हो, और आप बता रहे हैं कि वो मेरे अपने प्रयास से हुई। सर मेरी बात मैं आपको फिर बोलना चाहता हूं कि कोई भी विधायक सांसद कोई भी अपने घर से पैसा नहीं देता है। वो कहां से लाता है? सरकार से लाता है ना। तो माध्यम तो कलेक्टर भी रहता है, मंत्री भी रहते हैं, सभी रहते हैं। अभी अगर मुझे कुछ काम करना है तो मुझे संबंधित विभाग के मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा, उनके सचिव से मिलना पड़ेंगे, मुख्यमंत्री जी से मिलते थे, तो वो तो सभी करते हैं। मैं सरपंच था तो ये बीजेपी की सरकार थी तो उनसे जाके मिलता था। लेकिन प्रयास जो करता है ना, अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो काम कैसे होएगा? तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार कोई भी हो, लेकिन हम प्रयास करेंगे और हमारे प्रयास अच्छे हैं, ईमानदारी से हैं, अच्छा काम है, जनता के हित में काम है, तो निश्चित सरकार भी सुनेगी। आपके शहर में कृषि उपज मंडी को लेकर आपके मंदसौर विधानसभा क्षेत्र में दो बहुत महत्वपूर्ण मंडियां हैं, मंदसौर कृषि उपज मंडी और दलोदा कृषि उपज मंडी। और दोनों में न केवल मंदसौर जिले के वरन मालवांचल के अन्य जिलों से भी, यहाँ तक कि भोपाल तक के तक किसान आते हैं। कुछ समय में ऐसे चीजें चल रही हैं जो अनियमितताएं सामने आ रही हैं। आए दिन किसानों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, और कुछ शीत युद्ध से चीजें भी हो रही है, उसमें दूसरे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से चीजें हो रही है। तो किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए आपने कोई कृषि उपज मंडी में ऐसी कोई पहल की है, या आप उनके संपर्क में है कि किसानों को न्याय मिल पाए? देखिए, आपने दो मंडी का जिक्र किया, एक किया दलोदा कृषि उपज मंडी, एक मंदसौर कृषि उपज मंडी। दलोदा कृषि उपज मंडी में मेरे हिसाब से, क्योंकि मंडियों में आए दिन छोटी मोटी बात तो होती रहती है, लेकिन दलोदा मंडी अच्छी चल रही है अभी, उसमें इतनी कोई शिकायतें मिलती नहीं है। मंदसौर मंडी मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा इनकम वाली मंडी थी और नंबर 1 मंडी थी, ये बात सत्य है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं मंदसौर मंडी में आए दिन विवाद होते रहते हैं। कभी किसानों की समस्या रहती है, कभी तुलावटी की रहती है, कभी व्यापारी की रहती है, कभी हम्मालों की रहती है। हमने 15-20 दिन पहले एक मीटिंग भी रखी थी जो मेरी अध्यक्षता में हुई थी। उसमें माननीय सांसद जी भी थे, राज्यसभा सांसद जी भी थे, एसडीएम वगैरह सारे थे। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो समस्या आ रही है ये क्यों आ रही है, तो क्योंकि देखो ये समस्या आ रही है, इसकी जड़ तक हमको पहुंचना पड़ेगा। तो इसमें 2-3 चीजें मैंने जो मेरे स्वविवेक से सोची है। एक तो क्या है कि किसान 1-2 दिन तक इनको यहाँ रात रुकना पड़ रहा है, तो वो हमको सोचना पड़ेगा ये क्यों रुकना पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी जो समस्या है हेम्मालों की समस्या है। हेम्मालों की समस्या ये है कि आज की तारीख में कोई हेम्माली करना पसंद नहीं करता है। हेम्माल चाहता है कि उसका बच्चा कभी भी हेम्माली नहीं करे। अब नए हेम्माल मंडी के अंदर आ नहीं रहे हैं, आवक बढ़ रही है तो समस्या खड़ी होती है। तो इसके लिए हमने उस दिन मीटिंग में बात भी की थी कि टेम्पो चलाया जाए, तो टेम्पो से जल्दी जल्दी किसान का माल व्यापारी के वहां जाएगा, व्यापारी भी जल्दी घर जाएगा, किसान भी जल्दी घर जाएगा, जो माल दूसरे दिन का आने वाला वो भी मंडी के अंदर जल्दी आएगा। दूसरा है कि अब ये मंडी हो गई बहुत बड़ी, तो कहीं ना कहीं इसमें से कुछ जिन्स हमको अलग करनी पड़ेगी। तो अभी मुल्तानपुरा के आसपास लहसुन मंडी और प्याज मंडी का प्रस्ताव आया है, तो ये मंडी अगर वहां चली जाएगी तो उसके बाद ये यहाँ की जो समस्या है, ट्रैफिक की समस्या, वो खत्म हो जाएगी। और सबसे एक बड़ी जो बात है वो हो रहा है सरकार के कारण। मेरे हिसाब से मंडी के अंदर 70% पद रिक्त हैं, 70%। एक सचिव है ए ग्रेड की मंडी में, वो मंदसौर की भी संभाल रहा है और वो पिपलिया की भी संभाल रहा है, मनारगढ़ भी देख लेते हैं वो। तो मंडी तो ऐसी है जो 24 आवर्स चलती है। रात को 12 बजे तक किसान जाते हैं, फिर दूसरे दिन के लिए 12 बजे से किसान आ जाते हैं। अभी मैंने पेपर के माध्यम से पढ़ा कि 90 आउटसोर्स कर्मचारी है, उसमें से 40-45 वहां काम कर रहे हैं, और अखबार वालों का तो जो लिखना था वो था कि वो बाकी सब नेताओं के वहां काम कर रहे हैं।
तो हो सकता है अगर ये नेताओं के यहाँ भी काम कर रहे हैं तो ये गलत है। अभी मंडी के अंदर जो पर्ची फाड़ने वाला है वो कभी तुलावटी से फड़वाता है, कभी हेमाल से फड़वाता है। तो ये एक्चुअली में क्या है कि जो कर्मचारी सरकार का जवाबदार है वो तो ये काम कर नहीं रहा। जवाबदारी पर्ची पर फाड़ने की तो सरकार के कर्मचारी की, लेकिन वो तुलावटी कर रहा है। अब वो सचिव भी क्या करेगा, कैसे भी उस मंडी का संचालन तो करना है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले जितने भी पद खाली है इन सब पदों को भरना चाहिए, तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। उसके बाद चोरी चकारी की है, तो जैसे ये पद भराएंगे, मंडी इंस्पेक्टर के पद भराएंगे, तो इन सब चीजों में भी वो होगा। सचिव ए ग्रेड में तो जो सचिव है वही रहना चाहिए, दूसरी मंडी पे दूसरे सचिव को बनाना चाहिए। तो मंडी के लिए हम भी प्रयास कर रहे हैं कि किसान लोगों को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हो, व्यापारियों को भी नहीं हो, क्योंकि व्यापारी, किसान, तुलावटी और हेम्माल ये गाड़ी के चार पहिए हैं। तो हम इन चारों को लेकर हमने चलना पड़ेगा, तो ही मंडी सही चलेगी। अभी मास्टर प्लान को लेकर बहुत चर्चा में है। मास्टर प्लान के बारे में कहा जा रहा है कि कुछ रसददारों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके ये किन प्रकार है वो अपने हितों को साधते हुए मास्टर प्लान को तैयार करवाया है। और कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि कुछ राजनीतिक लोगों के ने अपने हित के लिए भी मास्टर प्लान को प्रभावित करने का प्रयास किया है। आप किस दृष्टि से सोचते हैं मास्टर प्लान को, और क्या कमी या क्या खूबी देखते हैं? देखिए, पहले तो ये जो मास्टर प्लान बना था आचार संहिता के एक दिन पहले ये स्वीकृत हुआ था, तो कहीं ना कहीं गलत तो था ही। लेकिन हम सब लोगों ने, सारे जनप्रतिनिधियों ने मांग की, सरकार ने उसको गिराया। अब नया मास्टर प्लान बनना था। एक दिन कलेक्ट्रेट में मीटिंग हुई थी, उसमें सारे जनप्रतिनिधि आए थे, चर्चा हुई थी। हमने भी हमारे सुझाव रखे थे कि मंदसौर के चारों ओर विकास होना चाहिए, किसी एक साइड में नहीं होना चाहिए। शासकीय जमीन है उनको पहले ग्रीन बेल्ट में डालो। अगर जहाँ छोटे छोटे प्लाट है और वहाँ आप एमआर डाल दोगे तो उनकी तो जीवन भर की पूंजी की कमाई, वो प्लाट है तो वो खत्म हो जाएंगे। ये सारे सुझाव दिए थे, तो बात हुई थी कि ठीक है हम मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार करते हैं, उसके बाद वापस बैठेंगे। लेकिन बड़े दुख के साथ आपको बताना पड़ता है कि ये मास्टर प्लान इनने बना के भेज दिया। तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ हुआ। आप शहर के विधायक को, सांसद को, नगर पालिका के अध्यक्ष को, शहर के गणमान्य लोग हैं जो प्रॉपर्टी का भी काम करते हो, जो शहर के बारे में जानते हो, उन सबको बिठाते, पहले उनको दिखाते कि हम ये मास्टर प्लान बना रहे हैं, उनके सुझाव लेते और उसके बाद भेजते। अब वो मास्टर प्लान आ गया ना, वो अब दिखाएंगे तो अब देखने से क्या मतलब है वो। तो हमारा तो इसमें पूरा 100% विरोध है। और रही बात रसूखदार के दबाव में, तो मैं तो किसी रसूखदार के दबाव में हूं नहीं और न रहूंगा, न मुझे किसी से 1 रुपए का कोई लेना देना है। चुनाव से पहले ही मैंने यहाँ 12x40 का मेरा एक प्लाट था, वो अभी भी है, और जब तक विधायक रहूंगा यहाँ कोई जमीन खरीदना ही नहीं मुझे, और इन चीजों से मेरा कोई लेना देना नहीं। शहर के विकास के हित में और छोटे लोगों को भी हमको ध्यान में रख के मास्टर प्लान बनाना है। ऐसा नहीं कि छोटे लोगों का नुकसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जीवन भर की पूंजी उस जमीन में और प्लॉट में वो लगा के रखते हैं। नरसिंहपुरा के लोगों की सारी जमीन एग्रीकल्चर लैंड में डाल दी, कहाँ जरूरत थी, कुछ तो उनके उधर डेवलपमेंट करते। तो कुल मिला के ये पैसे का खेल चल रहा है, लेकिन इसमें मैं कोई प्रभाव में आने वाला नहीं हूँ। जो भी ये कर रहा है वो करे और वो उसको जनता जवाब देगी। मगर क्या मास्टर प्लान में जब आपको लग रहा है कि कुछ इतनी अनियमितता है और किसान परेशान है, किसानों को हित का ध्यान नहीं रखा गया, शहरी किसान के जो आसपास के लोग हैं, तो क्या आपत्ति का दर्ज कराएंगे या विधानसभा तक पहुंचेंगे? या सर, अब जहां तक मुझे मालूम, मैं तो पहली बार का विधायक हूँ, 20-21 महीने हुए मेरे को। तो शायद मास्टर प्लान पे, जो पिछली बार मास्टर प्लान आया था तो उसकी एक कॉपी मेरे पास आई थी, तो उस पर विधायक के भी साइन होते हैं शायद, और नगर पालिका अध्यक्ष के, और शायद पंचायत यहाँ थी तो अपने जनपद पंचायत अध्यक्ष के। तो अगर शहर के हित में नहीं बनता है तो हम तो कहीं उस पर साइन करने वाले हैं नहीं। केवल साइन तक सीमित रहेंगे या जो अनियमितता है वो? देखिए, अनियमितता भी उजागर करेंगे, साइन भी नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो रोड पे भी उतरेंगे। आपने निश्चित रूप से जो नवाचार किया, जब दलोदा ग्राम पंचायत में सरपंच थे तो तब तो लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि कचरे से भी कमाई की जा सकती है और शहर को साफ भी किया जा सकता है। आपने वो नवाचार किया और राष्ट्रीय सुर्खियां भी बने।
और कई देशों में कई राज्यों के लोग भी उस नवाचार उस प्रोजेक्ट को देखने के लिए आपके यहाँ भ्रमण भी किया। मंदसौर में चूंकि अब आप विधायक हैं, मंदसौर शहर की नगर पालिका भी आपके क्षेत्र में आती है, तो आपको लगता है कि मंदसौर में भी इस प्रकार का नवाचार के या इस प्रकार का उपयोग करने की जरूरत है? सर 1001% मंदसौर देश का नंबर 1 स्वच्छता में बन सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। अगर हम सब लोगों की, सारी राजनीतिक पार्टियों की, सारे जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति हो तो मंदसौर स्वच्छता में नंबर 1 बन सकता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम छोटी छोटी चीज़ें करें। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। इस मंदसौर के अंदर मैं जो घूमता हूँ तो देखता हूँ, हम डिस्पोजल के अंदर चाय पीते हैं। डिस्पोजल के अंदर सारी दुकानों पे जो भी ठेले लगे सारे उस पे हम इस डिस्पोजल पे बैन लगा दे, कुछ भी नहीं करें। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक दुकान पे गया था, वो डिस्पोजल में चाय दे रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि आप कितने के डिस्पोजल रोज के लाते हो? कि मैं 1200-1500 रुपए के डिस्पोजल रोज खरीद के लाता हूँ। तो मैंने कहा भैया तुम इससे तो कब ले आओ 400-500, या फिर आप 1 रुपए उस चाय पे बढ़ा दो और कुल्हड़ जो आते मिट्टी के वो ले आओ, और 2 लोगों को रोजगार भी मिलेगा कुछ भी। और ये जो कचरा गाड़ी है, अगर ये डिस्पोजल पे बैन लग जाए तो कम से कम 10 से 15 गाड़ी कचरा कम जाएगा हमारा वहां पे। नगर पालिका को फायदा भी होगा, शहर भी स्वच्छ बनेगा। तो ये सारी चीजें हमको पॉलिथीन पे बैन कर देना चाहिए। हमको साल में एक आधी बार ऐसा कोई नगर पालिका को, सारे जनप्रतिनिधि को मिलके ऐसा कोई कार्यक्रम रखना चाहिए कि हम खुद एक दिन नगर पालिका के जितने भी सफाई कर्मी इनको छुट्टी दें और हम खुद हमारा शहर की सफाई करें। तो कम से कम हमारी आदत बनेगी कि हम कम से कम रोड पे कचरा नहीं फेंके। 40 लाख की आबादी का शहर जब इंदौर स्वच्छ हो सकता है तो 3 लाख की आबादी का शहर मंदसौर क्यों स्वच्छ नहीं हो सकता? केवल हमारी इच्छा शक्ति नहीं है। अभी आपने, आज ही मेरे देखने में आया है कि आपने एक नया नवाचार मंदसौर में भी किया है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो वो कार का इस्तेमाल करें, वरन दीपावली तक केवल 2 व्हीलर का उपयोग करें। क्या है योजना, ऐसा क्या मन में आया ऐसा? सर एक्चुअली में क्या है कि दीपावली का पर्व है और जितने भी ये लोकल उत्पादक हैं, दिए वाले हुए, ये हमारे जो गाय बैल और इनको जो हम फुंदे वगैरह बांधते हैं ये हुए, बहुत सारी प्रसाद है और बहुत सारी जो दिवाली पे काम आने वाली चीज़ें लोकल खुद ही बनाते हैं। हार फूल वाले हुए और रोड के किनारे ये सब बैठते हैं और अपना व्यापार व्यवसाय करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि हमको चीज़ें इनसे ही खरीदना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे ज़िले का उत्पाद है, ये हमारे शहर का उत्पाद है, तो हम पहले फर्स्ट प्रायोरिटी इनको दें। उसके बाद मेरा पूरे आपके माध्यम से मंदसौर शहर के नागरिकों से निवेदन है कि मैं भी आज से मैंने बाइक ले ली और मैं बाइक से खरीदारी करने गया आज से। अगर आवश्यक हो, कहीं हॉस्पिटल जाना हो, कोई इमरजेंसी हो तो हम कार का उपयोग करें, नहीं तो 5 दिन हम कार का उपयोग नहीं करें। हम हर घर में स्कूटी है, मोटरसाइकिल है, तो उसका उपयोग करें। तो कम से कम रोड के किनारे जो ये सारे लोग बैठे हैं और इनका व्यापार व्यवसाय ये ट्रैफिक के कारण डिस्टर्ब होता, तो ये भी नहीं, और एक आराम से, क्योंकि गांव से भी शहर लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं तो पूरी तरह जाम लग जाता है। तो मैंने सोचा, क्योंकि आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी प्रदूषण जब होता है तो कारों पे बैन कर देते हैं और इस टाइप का। तो हम 5 दिन तो कार नहीं चलाएं तो हम शहर में कम से कम जो आसपास के गांव से लोग आ रहे हैं उनको भी अच्छा लगे और ट्रैफिक व्यवस्था भी नहीं बिगड़े। मंदसौर, आपके मंदसौर विधानसभा क्षेत्र से पूरे जिले में फसलों पे काफी कहर बसा, प्राकृतिक आपदाओं भी आई, बीमारियां कभी हुई और बारिश के पानी की वजह से पीले मोजा को भी बीमारियां हुई और लगभग 20% फसल बची, 80% से ज्यादा फसल खराब हो गई। कांग्रेस, चूंकि आपका लंबे समय से कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रहे हैं और लंबे अरसे से किसानों के बीच में काम कर रहे हैं, आपने जो इनके मुआवजे के लिए केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन करके और इतिश्री कर ली, इसमें आपने कोई इनकी किसानों के हित की लड़ाई में अपनी कोई ऐसी बुलंद आवाज क्यों नहीं की, या ऐसा कोई आवाज क्यों नहीं की ताकि किसानों को फायदा मिले? सर हमारा जो फर्ज है हमने पूरा ईमानदारी से किया। जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे मतलब उनने ये मान लिया कि फसल का नुकसान हुआ है, तो हमारी बात तो मुख्यमंत्री जी ने सुन ली थी, लेकिन हमको ये पता नहीं था कि वो ऊँट के मुंह में जीरा कहावत वाली 400-500 रुपये बीघा दे देंगे। तो जैसे ही उनने 400-500 रुपये बीघा दिया
तो उसके बाद हमने मंदसौर के अंदर ट्रैक्टर रैली भी की। ट्रैक्टर रैली की तो आपने देखा होगा कि किसानों के ट्रैक्टर इनको ने अंदर नहीं आने दिए, चारों ओर बैरिकेड कर दिए। तो हम तो शुरू से ही मांग कर रहे थे और हमने तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी दिया। मैंने खुद ने एक वीडियो जारी किया और मैंने कहा जितना आपने वो दिया वो उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने माना कि नुकसान हो गया इसीलिए आपने मुआवजा दिया, लेकिन मुआवजा उनने पूरा नहीं दिया। और वास्तविक में मैं खुद बताता हूं कि मेरे 10-11 बीघा की सोयाबीन थी, 4-5 कुंटल के आसपास सोयाबीन हुई, और ये सत्य बात है कि सोयाबीन की फसल 90% खराब हो गई थी। किसी की कभी कोई अच्छी हुई तो हुई, नहीं तो हुई नहीं। 50 किलो 60 किलो 70 किलो बीघा से निकल रही। दूसरा फिर उन्होंने भावांतर चालू कर दिया, तो भावांतर में तो उनको ज्यादा पैसा मिले ही गया ही नहीं, क्योंकि इस बार क्वालिटी अच्छी नहीं हुई। सोयाबीन के अंदर मिट्टी भी आ रही, दागी भी आ रही, वो इसलिए आ रही कि लास्ट में बारिश हुई। तो भावांतर आपको चालू करने की जरूरत कहाँ थी? आप स्टैंडर्ड भाव से उनका डिफरेंस दे रहे हैं। आज एक्सचेंज भाव 4100 है, तो 700-800 रुपए आप उसको भावांतर दे दोगे, जबकि उसको बिक तो 2500-3000 ही बिक रही है। तो भावांतर तो पूरा मिल नहीं रहा है। यही भावांतर के पैसे आप नुकसान मुआवजे में दे देते तो कम से कम उनकी राशि बढ़ के तो आती। तो मेरा तो फिर भी सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इन किसानों पे मेहरबानी हो और बीमा भी दिलाएं और एक बार और सोचे और मुआवजा डालें। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं। आपके मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के आपके भी जो 22 महीने के बचा जो कार्यकाल 28 महीने के लगभग है, 3 कोई ठोस योजना है आपके दिमाग में जो मंदसौर शहर के विकास, मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए काम करे? देखिए, मेन जो मैंने गिनाया था, शिवना हमारी है, पशुपतिनाथ लोक है, मंदसौर में पार्किंग की व्यवस्था है, महाराणा प्रताप वाला जो रोड है वो है, कृषि उपज मंडी से जो समस्या है वो मुल्तानपुरा की बन जाएगी। उसके अलावा पार्किंग, ये मेन मुझे लगता है कि अभी इसकी डिमांड है, और एक काला खेत। ये सारी अगर चीजें खत्म हो जाएगी तो एक सुंदर और एक व्यवस्थित शहर हमारा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आप पधारे हैं स्टूडियो में। दर्शकों, ये थे हमारे मंदसौर के लोकप्रिय विधायक विपिन जैन साहब। इनसे हमने डिजाइन हलचल के लिए कुछ सुलगते सवाल पूछे। अब हम ये कार्यक्रम निरंतर जारी रखेंगे। अगले बुधवार नई शख्सियत, नए सुलगते सवाल। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं पुष्पराज सिंह राणा। मैं आपके लिए लाया हूं डिजाइनर हलचल के लिए शख्सियत से सुलगते सवाल। यह एपिसोड निरंतर रहेगा प्रति बुधवार रात्रि को 9 बजे। इसमें हमारे मंदसौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं, मंदसौर जिले की जितनी शख्सियतें हैं उनसे हम नित्य नए शख्सियतों के साथ सुलगते सवाल पूछेंगे और उनसे जानना चाहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।